I've started recording, and as you know, we are learning accounting standard 19 leases. हम जो कॉन्सेप्ट पर है आज वो है सेल एंड लीज बैक। मतलब आप लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन पे से देखेंगे तो जो हमने प्रॉपर्टी बेची है उसी को हम लोग रेंट पर ले रहे हैं, सेल एंड लीज बैक। तो लेट अस सी सेल एंड लीज बैक में अकाउंटिंग इश्यूज क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आप भी लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ में ही, सेल एंड लीज बैक। हम ऑफ कोर्स अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात हमने लास्ट लेक्चर में किया था। लास्ट लेक्चर वही किया था ना जिसमें रेंटल्स हमने फाइंड किए थे। करेक्ट याद करो ना, सेल एंड लीज बैक मैंने बोला था ना मेरा प्रॉपर्टी बेचना है। अभी आगे जा रहा हूं। सपोज मेरी सेल प्राइस से 20 करोड़ है, मैं एक बिल्डिंग बेच रहा हूं, सेल प्राइस 25 करोड़ है, मैं 25 में एक बिल्डिंग बेच रहा हूं और उसकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू 20 करोड़। हाउ मच प्रॉफिट आई एम मेकिंग? अरे बुक वैल्यू 5 करोड़ है, 5 करोड़ का बिल्डिंग मैंने 20 करोड़ 25 करोड़ में बेच दिया, ये प्रॉफिट है। करेक्ट, जल्दी आ जाओ, ये हमारा प्रॉफिट है। अब हम क्या कर रहे हैं, यही प्रॉपर्टी को रेंट पर ले रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी को रेंट पर ले रहे हैं एंड लीज बैक is in the nature of finance lease. एंड बाद में देखेंगे when lease back is in the nature of ऑपरेटिंग लीज। ओके, फटाफट इतना लिखो। आप लोग लास्ट लेक्चर अटेंड किया था सेल एंड लीज बैक। मैंने पता है मेरी वाइफ को बोला था हमारा फ्लैट बेच डालते हैं 4 करोड़ में, रिमेंबर? फिर हम उसी फ्लैट को रेंट पर लेते हैं, याद आया कुछ? फिर मेरी वाइफ ने क्या दिया मुझे, मेरी वाइफ ने डाइवोर्स की नोटिस दी थी, याद है? वही अभी आज का लेक्चर। सॉरी, अभी भी नहीं, ये तो ऐसा एग्जाम्पल था यार, रियल में थोड़ी उसने डाइवोर्स की नोटिस दी, मुझे थोड़ी रियल में बेचना था, मैं तो एक टेस्टिंग किया उसके दिमाग कैसे चलता है। सर कौन आया यार? उसका दिमाग देख के मैं ठंडा हो गया। अच्छा, मैंने हमारा जो पड़ोसी का क्लास है वहां दीपम गाला जो स्टूडेंट है, हाँ, ही स्पोक टू हिज डैड। आपको कौन बोला? हाँ, ही स्पोक टू हिज डैड, बोलता है बात अच्छी है मगर इंडिया में ऐसा बेचते नहीं है कोई प्रॉपर्टी। आप लोग में से किसी ने पूछा क्या सेल एंड लीज बैक? डिड यू आस्क योर पेरेंट्स? आप में से किसी ने ही नहीं पूछा? सॉरी, नॉट एप्लीकेबल मतलब? हाँ, बट दैट्स व्हाट एग्जैक्टली, अभी तो मेरे को आपको पेरेंट्स की राय, आई वांटेड व्हाट डू यू कॉल ओपिनियन ऑफ योर पेरेंट, वो क्या सोचते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि वो अनुभवी है ना, वो बिजनेस वाले हैं, मे बी ग्रैंड पेरेंट इफ दे आर देयर, उनका क्या कहना है। कॉन्सेप्ट सोचने वाली बात है, कंपनी डू इट इन केस ऑफ डिफिकल्टीज। अब आप दोनों लास्ट लेक्चर में थे, सेल एंड लीज बैक की हमने डिस्कशन किया था, करेक्ट? मैंने मेरी वाइफ को बोला हमारा फ्लैट बेच देते हैं 4 करोड़ में, उसी को रेंट पर लेते हैं, मुझे डाइवोर्स की नोटिस मिली, मेरा प्लान कैंसिल हो गया। सेम, अब हम उसका बुक कीपिंग पर जाते हैं। थोड़ा फास्ट लिखो, हम अभी बुक कीपिंग की बात कर रहे हैं आज। तुम्हारे में से किसी ने घर पे डिस्कशन किया वो कॉन्सेप्ट? मेरा तो चल रहा है अभी एट द मोमेंट। आप अभी कुछ भी करके चालू करो लेक्चर। अरे यार ये सब
चलो सीए स्टूडेंट फास्ट बैठ जाओ। तुम लोग अभी घर से आए कि नीचे से आए? घर से आए तो फर्स्ट 2 लेक्चर आप अटेंड करो ऑनलाइन। अटेंडेंस इज वेरी स्ट्रिक्ट इन आवर कॉलेज। यू आर ऑल्सो देयर लास्ट लेक्चर। मेरे लास्ट लेक्चर में सेल एंड लीज बैक बताया, आपने घर पे बातें की, डिस्कस किया ये कॉन्सेप्ट पर? सच्ची किया? हाँ हाँ, नो यू डिस्कस विद योर पेरेंट्स सेल एंड लीज बैक। अच्छा, आप लोगों से आपस में किया, तो क्या डिस्कस किया? लाइक व्हाट वाज द डिस्कशन? बोलो, यही सीखना है। इट्स डेबिट क्रेडिट बुक कीपिंग अपने लिए थोड़ी है। हाँ नहीं, इट वर्क्स, वहां भी इट वर्क्स। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, proportion. Like here I get 4 crore, there you may get say 1 crore example, but yeah, for that 4 crore property I will have to pay rent 90,000. There 1 crore property will pay rent 15, 16, 20,000. Huh. But 1 crore ka investment of that my income will be only 12%, 12 lakh. So that probably you think is not enough money to survive. Yeah, possible hai. तो फिर मुंबई में मैं करूं, तुम लोग मेरी वाइफ को कन्विंस करेंगे? सर कर लेंगे। हाँ करेंगे। घर से बाहर मुझे निकालेंगे और तुझे भी तेरी मम्मी घर से निकालेगी बाहर। तेरी मम्मी को कन्विंस कर पहले। सर वो तो हो जाएगा। हाँ नहीं, तुम पैसे के मामले में गर्ल्स को नहीं कन्विंस कर सकते। तुम जानते नहीं है उनकी डीएनए में, ब्लड में क्या होता है। मेरे तेरे जैसे 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो नौकरी पर रख लेंगे, एनी फीमेल मेंबर, द वेरी शूड इन फाइनेंस। मेरी वाइफ का जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लाइफ में मेरे को नहीं समझ में आया है। गलती से मैंने उनसे पैसे ले लिए ना तो डबल ट्रिपल हो जाता है, मुझे वापस देना है वो। हाँ तुम जानते को प्लीज। अरे सुनो, आई कैन वेट नाउ, मुझे लिखना है। सी सेल प्राइस 25 करोड़ है। मैं लास्ट लेक्चर यहां से कंटिन्यू करता हूं। बुक वैल्यू 5 करोड़ का बिल्डिंग बेच दिया, प्रॉफिट इज 20 करोड़। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ 20 करोड़ सीखना चाहते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, when lease back is in the nature of finance lease. What is the meaning of the word finance lease? समझने के लिए परमानेंट पीरियड, मैं परमानेंट पीरियड के लिए बिल्डिंग रेंट पर ले रहा हूं। अब सुनना, बुक कीपिंग ट्रीटमेंट सुनना, अभी लिखना मत। मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैंने वो बुक वैल्यू मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में 5 करोड़ है। आई सोल्ड इट फॉर 25 करोड़, आई मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20 करोड़। फिर मैंने वही बिल्डिंग परमानेंट पीरियड के लिए रेंटल पर लिया, दैट इज अ फाइनेंस लीज। नॉर्मल केस में सपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19A जो भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो नहीं है, तो नॉर्मल केस में तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था। फुल प्रॉफिट फर्स्ट ईयर के पीएनएल में चला जाता था। इन नॉर्मल केस में बैंक डेबिट 25 करोड़ टू बिल्डिंग 5 करोड़ टू प्रॉफिट 20 करोड़ फर्स्ट ईयर में चला जाएगा इन नॉर्मल केस। अब अभी क्या है, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है सुनना। I take the same building on a rental basis, permanent basis. That means मेरा जो अकाउंटिंग करेगा एज ए टेनेंट, असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट 25 करोड़, असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट 25 करोड़ मेरी बुक्स में आ जाएगा। दैट मीन्स अभी मैं जो डेप्रिसिएशन करेगा, पता है वो 25 करोड़ के ऊपर डेप्रिसिएशन करेगा 2.5 करोड़ से एवरी ईयर, एज्यूमिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग 10 ईयर। जस्ट समझने के लिए, Why 2.5 करोड़ डेप्रिसिएशन हो गया मुझे बताओ? क्योंकि यही बिल्डिंग को मैं जब रेंट पर लेगा, परमानेंट रेंट पर लेगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट फुल 25 करोड़ करेगा, असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू वेंडर 10% डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। ओके, नाउ दैट मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2.5 करोड़ एवरी ईयर होता है। यदि मैं बिल्डिंग नहीं बेचता था तो पता है मेरा डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन ओनली 50 लाख एवरी ईयर। इफ आई डोंट सेल बिल्डिंग,
my depreciation would be 5 crore book value, 10% depreciation, 50 lakh every year. But by selling building, the same building comes back, but मेरा depreciation 2.5 crore क्यों हो गया अभी? क्योंकि building will come back at 25 crore. I'm a permanent owner. When I'm a permanent owner, I will write the asset debit full price 25 crore, 2.5 crore depreciation. If I had not sold building, my depreciation would have been only 50 lakhs. By selling building and getting back permanently, मेरा depreciation 2.5 crore हो गया. And in reality, इकोनॉमिक रियलिटी तो मैंने बिल्डिंग बेचा ही नहीं है. बिल्डिंग पहले भी मेरे पास था, अभी भी मेरे पास है. इकोनॉमिक रियलिटी तो यही है, बिल्डिंग मेरा पहले भी मेरे पास है, अभी भी मेरे पास है. बट बाय सेलिंग दैट बिल्डिंग मेरा डेप्रिसिएशन अमाउंट तो बहुत चेंज हो गया. अब बताओ आप क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं? ये 20 करोड़ का जो बुक प्रॉफिट दिख रहा है, क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं? ये मेरा बिल्डिंग परमानेंट पीरियड रेंट पर लेने की वजह से डेप्रिसिएशन 2.5 करोड़. समझ में आया डेप्रिसिएशन 2.5 करोड़ कैसे आया? माय एंट्री विल बी असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सो 10% डेप्रिसिएशन 2.5 करोड़. तो ये बिल्डिंग बेचने की जो 20 करोड़ का प्रॉफिट है, डू यू थिंक आई शुड राइट इन वेरी फर्स्ट ईयर्स P&L और यू सजेस्ट सम अदर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, आउट ऑफ बॉक्स ट्रीटमेंट? 20 करोड़ का प्रॉफिट जो मुझे हुआ है, मेरी नॉर्मल एंट्री होती थी बैंक डेबिट 25 करोड़ टू बिल्डिंग एंड टू P&L. इसकी ट्रीटमेंट पूछ रहा हूं. बाद में ये जब बिल्डिंग वापस आता है मेरे पास, ये बिल्डिंग वापस आता है असेट ऑन लीज, वो तो 25 करोड़ हो जाएगा. टू वेंडर 25 करोड़, करेक्ट. पहले भी बैलेंस शीट में ओनली 5 करोड़ पर था, बट अभी तो 25 करोड़ पर आ गया. तो आप प्रॉफिट के लिए कुछ आउट ऑफ बॉक्स ट्रीटमेंट सोचते हैं? वन ऑप्शन जो हम नहीं पसंद करेंगे, राइट फुल्ली इन P&L फर्स्ट ईयर. हाँ बिल्कुल सही सजेस्ट कर रहे हैं. क्या नाम है आपका? इशिता, दीक्षिता. सरनेम क्या है? और सिटी महेश्वरी. लोग बहुत उस्ताद लोग होते हैं मनी के मामले में. मनी के मामले में महेश्वरी लोग ट्रू मारवाड़ी होते हैं, बहुत श्रूड बिजनेसमैन. व्हेन आई से बाय उस्ताद वर्ड मींस श्रूड बिजनेसमैन. जैन लोग इतने श्रूड बिजनेसमैन नहीं होते, थोड़े दयालु होते हैं ना. महावीर का थोड़ा संस्कार होता है. ये फ्लिपकार्ट वाला महेश्वरी था. देन ओयो मोटर वाला भी शायद, ओयो होटल वाला महेश्वरी है, वो नहीं है, बट फ्लिपकार्ट वाला महेश्वरी था, बंसल ब्रदर्स. और भी बहुत महेश्वरी लोग ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है. इट्स अ गुड आंसर. बट सी, जो दीक्षिता है वो सही बोल रही है. ये 20 करोड़ का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर के P&L के बदले में, इफ आई राइट ओवर द लाइफ ऑफ असेट इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या बोलता हूँ, ओवर द लाइफ ऑफ असेट इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये जो प्रॉफिट 20 करोड़ है इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन 2 करोड़ एवरी ईयर में स्प्रेड करता हूं ना, तो मेरा हैप्पी एंडिंग हो जाता है. वो पहले के जैसे ही ट्रीटमेंट हो जाती है. मैं बिल्डिंग नहीं बेचा तो 50 लाख एवरी ईयर. बिल्डिंग बेचने के बाद डेप्रिसिएशन 2.5 करोड़ हो जाएगा एंड प्रॉफिट 20 करोड़. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द फर्स्ट ईयर्स P&L डिवाइड ओवर द 10 ईयर्स टाइम, तो 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ होएगा. तो नेट बर्डन तो अभी भी 50 लाख ही हो जाएगा. पहले भी 50 लाख है, अभी भी 50 लाख है. सो व्हाट ट्रीटमेंट डू यू सजेस्ट in finance lease कि when we are taking back the property on a permanent basis, what can be the accounting treatment of 20 crore book profit when I sold asset? क्या करना चाहिए over the period of that asset life? Recognize the profit proportionately. Clear? तो चलिए, this treatment is better because then it will reflect my accounts true and fair. तो ये बात लिखते हैं. चलिए आप भी लिख दो, मैं भी लिखता हूं. सो परमानेंट पीरियड तो मैंने ऐसे ही लिखा है. दैट्स राइट. क्या आप भी लिखो, मैं भी लिखता हूं. प्रॉफिट or loss on sale should be amortized in
proportion of depreciation on leased asset over its life. तो हम प्रॉफिट को ओवर इट्स लाइफ ट्रांसफर करेंगे. हम बुक कीपिंग सीख रहे हैं. ठीक है. क्या मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था? Yes, याद sir. नहीं आता. कर दिया था. ऑपरेटिंग लीज मतलब आगे चले. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क. आप लोग मॉर्निंग से कौन आए थे? यू टू ओनली वेयर देयर, और भी थे कोई चले गए? वो कितने थे अबाउट? यू आर नॉट देयर, यू आर देयर इन द मॉर्निंग. अच्छा, यू आर द ओनली वन. तुम लोग सब ग्रुप में डिसाइड कर लेते पहले से ही कितना आना है नहीं आना है? बट नॉर्मली क्या होता है, ग्रुप में डिसाइड करते हैं. व्हाट हैपेंस? इंडिविजुअल, वन और टू स्टूडेंट टुगेदर डिसाइड. मैं सिर्फ एक बात बोल सकता हूँ, नाउ दैट यू आर इन मुंबई, आ जाने का. दैट्स व्हाट आई ऑनेस्टली बिलीव. अटेंड 100% लेक्चर. ये जो 10 के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, आप भी मोस्टली 100% अटेंड करती है ना. इट्स ऑलवेज गुड. आयुषी जो है ना, ए डिवीजन की स्टूडेंट है. ए डिवीजन आयुषी दे, उसका सब लेक्चर में 100% अटेंडेंस है. एंड बहुत मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन स्टडी है उसकी. लास्ट टाइम सी ज्वाइन लेट, लाइक बहुत लेट, 1 मंथ के बाद आई, 1.5, एंड शी हैड ए टफ टाइम. क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड 1 मंथ की लेट हो गया तो अकाउंट कितना पहुंच गया, कॉस्टिंग, टैक्स, एंड शी हैड ए टफ टाइम. बट दिस ईयर बहुत अच्छा पढ़ रही है, बिकॉज शी अटेंड्स 100%. लास्ट टाइम भी उसने 100% अटेंड किया, बट बिकॉज शी ज्वाइन लेट कुछ हो ही नहीं रहा था उसका बाद में. तो चलिए आगे. अभी वी आर गोइंग टू लीज बैक ऑपरेटिंग लीज. यू नो कंपनी वाज इन डिफिकल्टी, तो हमने 5 करोड़ का बिल्डिंग 25 करोड़ में बेच दिया. वी गॉट द मनी, वी पेड ऑफ द बैंक लोन, सो हम प्रॉफिट में आ गए. द क्वेश्चन वाज, अब बिजनेस कहाँ करें? तो क्या किया हमने, सेम बिल्डिंग और नियरली सेम बिल्डिंग हमने रेंट पर ले लिया. बहुत फायदा हो गया, क्योंकि रेंटल एक्सपेंडिचर इज ओनली 2.4% और समटाइम 2% ऑफ दैट प्रॉपर्टी वैल्यू, एंड द इंटरेस्ट कॉस्ट 10%. हमारा पूरा अमाउंट का 8% सेविंग एंड प्रॉफिट हो गया है. अब वही प्रॉपर्टी हमने लीज बैक लिया है, लेकिन वो प्रॉपर्टी अभी मैंने जब लीज बैक लिया, वो टेम्पररी पीरियड के लिया है, 3 इयर्स के लिए. क्यों? वन ऑफ यू सेड यस्टरडे करेक्टली कि सपोज कंपनी लॉस में है, तो हो सकता है इन द फ्यूचर ऑल्सो इट में गो इनटू लॉसेस. हाउ वी विल सर्वाइव? बिल्डिंग बेच के टेम्पररी तो लोन पे कर देंगे. आप में से किसी ने बोला, यू ओनली टोल्ड, ओके. सो कमिंग टू यू, आपने सही बोला था उस टाइम पर बिजनेस एंगल से कि नाउ दैट वी वर इन द लॉस, देयर शुड बी सम रीजन ऑफ द लॉस. इफ दैट स्ट्रक्चरल इश्यूज आर नॉट एड्रेस्ड, और एक मैनेजमेंट सेइंग है, इफ यू कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग same way, your result will also come same what was coming before. मतलब पहले जैसे ही हम धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, पहले लॉस हो रहा है तो अभी भी वैसे ही होगा, अनलेस यू चेंज समथिंग डिफरेंट. सो हम क्या कर रहे हैं, वो असेट को रेंट पर सपोज 3 इयर्स के लिए ले रहे हैं, ओनली 3 इयर्स, कि लेट्स हैव अ ट्राई कि बिजनेस प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ रहा है कि नहीं. सो हम लोग ने टेम्पररी पीरियड के लिया. अब क्वेश्चन है कि व्हेन लीजबैक इज टेम्पररी, बेच दिया असेट परमानेंटली, दैट माय बिल्डिंग हैज गॉन वंस फॉर ऑल. अब जो मैं ले रहा हूं वो तो जस्ट टेम्पररी 2-3 इयर्स के लिए ले रहा हूं, तो फिर प्रॉफिट लॉस को क्या करें? तो आप भी लिखना स्टार्ट करो. व्हेन सेल एंड लीज बैक is in the nature of operating lease, तो हम क्या करें? इधर हम लोग 3 कॉलम बनाने वाला है.
3 सिचुएशन देखेंगे एंड देन विल टेक ए डिसीजन कि क्या करना है हमें. ठीक है. सिचुएशन 1 है, इफ सेल इज एट fair value. If sale is at fair value, मतलब क्या, हमने जो 25 करोड़ में बिल्डिंग बेचा, वी सोल्ड बिल्डिंग for 25 crore, that was a genuine market price. So the transaction is genuine. We sold the property for 25 crore, we made a profit of 5 crore, and then I was giving a try. Let us try for business for 3 more years. Then we think of closing down or not closing down. So I took the asset for 3 years lease only. तो बताइए प्रॉफिट लॉस का क्या करना चाहिए. द ट्रांजेक्शन वॉज जेन्युइन एंड एट फेयर वैल्यू. इन दैट केस ऑब्वियसली ये जो 20 करोड़ का प्रॉफिट है वो जेन्युइन रियलाइज प्रॉफिट हो गया. दैट प्रॉफिट इज 20 करोड़ एंड असेट इज टेकन ऑन ए टेम्पररी पीरियड. तो हमको प्रॉफिट लॉस का क्या करना चाहिए. ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज दैट प्रॉफिट और लॉस इमीडिएटली इन P&L. Profit from sale of building will go to P&L like a normal transaction. So recognize profit loss immediately in P&L. Recognize profit or loss immediately in P&L. Second one, the sale is at below fair value. Second, the sale is at below fair value. मतलब क्या, I sold the building for 25 crore, but उसकी fair market value was 35 crore. Fair market value was 35 crore and we sold it at 25 crore. Of course, book profit तो आ गया है 20 crore का, because book value was 5 crore. I sold at below say fair value 25 crore. Profit is 20 crore. And हमने क्या प्राइस पर बेचा है. We have sold it at below fair value. अब ये बताओ हमने below fair value क्यों बेचा. Why did we sell below fair value? Suppose Juhu area, 2-bedroom all kitchen flat is say 3 crore, example, and somebody is selling at 2 crore. Why did he sell at 2 crore? What is one possibility? For that person it may be a distress sale. Agree, fair market value is 35 crore. In the normal course, as a seller, if I don't show urgency, I will get 35 crore. But buyer को पता चल गया the seller is in badly need of money, अभी का अभी नहीं बेचेगा तो bankrupt हो जाएगा and lot of bad consequences will arise for him. तो buyer तो negotiate करेगा, die hard negotiate करेगा. वो बोलता है take it or leave it, I am giving you 25 crore only. तो seller will have no option. So if it is a distress sale, तो फिर वो seller के लिए तो यही genuine profit है. For other person, the market value may be 35 crore, but under his situation, for him, the market price 25 crore is fair for him. In that case, profit of 20 crore is fair for him. बताइए क्या करना चाहिए. The profit should go to P&L immediately. Profit or loss जो भी है, it will go to P&L immediately because he has no choice. That is provided it is a distress sale for him. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है. अभी मारवाड़ी दिमाग, बिजनेस दिमाग लगाना, इनकम टैक्स दिमाग लगाना और बाकी जो भी दिमाग लगता है लगाना, अपना उलट पुलट करने वाला दिमाग लगाना, एडजस्टमेंट करने वाला दिमाग लगाना कि व्हाई डिड आई सेल फॉर 25 करोड़ जब मार्केट वैल्यू 35 करोड़ है. नहीं, कैश में नहीं लिया है, कैश में नहीं लिया है, लेट्स से कैश में नहीं लिया है.
25 करोड़ में ही बेचा है। एग्रीमेंट भी 25 करोड़ है, मुझे चेक भी 25 करोड़ का मिला, नो कैश। तो मेरा नुकसान नहीं हो जाएगा। लेस प्रॉफिट लेस टैक्स, उतना पार्ट सही है, बट देन सेंसिबल आदमी विल नॉट लूज 10 करोड़। आई एग्री, लेस टैक्स लेस प्रॉफिट, राइट, बट तो फिर मैं 25 करोड़ लूज भी तो नहीं करेगा ना। व्हाई विल आई लूज 10 करोड़? द सेकंड पॉसिबिलिटी इज, ओके, मैं सेलर को बोलता हूं तू भी क्या खुश रहेगा, यू विल बी हैप्पी, मैं 35 करोड़ वाला प्रॉपर्टी 25 करोड़ में दे रहा हूं। तो सेलर बोलता है जल्दी ला, आई एम हैप्पी, नो कैश, 25 करोड़। फिर मैंने बोला, नाउ दैट आई गेव यू प्रॉपर्टी एट चीपर रेट, डोंट यू थिंक यू ऑल्सो शुड चार्ज मी लेस रेंट? सो एडजस्टमेंट समझ में आया क्या किया? मे बी टू सेव टैक्सेस आई एम चार्जिंग हिम लेस मनी, सो मेरा टैक्स कम हो जाएगा ना, कैपिटल गेन टैक्स विल बी लेस क्योंकि प्रॉफिट लेस है, एंड मैं भी उसे कम रेंट दे रहा हूं। So whatever I am paying less is adjusted in the rental. अब मैं उसे कम रेंट देगा तो उसे क्या फायदा होगा पता है? उसे भी टैक्स कम लगेगा बिकॉज ही गेट्स लेस इनकम, उसे भी टैक्स लेस लगेगा, मुझे भी टैक्स कम लगा, ये तो हैप्पी एंडिंग हो गया। हमने एडजस्टमेंट, तो नुकसान किसका हो गया? टैक्स वाले का। सो हमने क्या किया था यहाँ एडजस्टमेंट, इन व्हाट फॉर्म वी डिड द एडजस्टमेंट? इन द रेंटल्स। सो यदि property sold at below fair value and that rentals are compensated, तो फिर मैं ये प्रॉफिट का क्या करना चाहिए? डू यू थिंक प्रॉफिट लॉस फर्स्ट ईयर में डाल दूं कि समथिंग एल्स आई कैन डू? ओवर द इयर्स, इन द ratio of that adjustment of the rental spread over that lies of that temporary lease period, instead of charging full profit or loss in the very first year, spread over the years if rentals are compensated. हाँ, rentals are not compensated तो क्या? Then तो ये distress sale हो गया ना, very first year's P&L. Okay, so let's write that. Recognize profit loss immediately if rental expenses are not compensated. Second, if rental expenses are compensated, then amortize मतलब transfer to P&L, amortize profit or loss in future in proportion to rental expense ratio. चले, if sale price is above fair value, if sale price is above fair value, तो क्या करूं? Suppose fair value itself is 20 crore and I got 25 crore, कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट होगा, उसके बिना कोई होता ही नहीं है. So let's write it. Profit loss
up to sale price is fair value should be recognized immediately in P&L, while profit loss above fair value sale price should be amortized in the future period in which asset is expected to be used. मतलब वो स्प्रेड कर देंगे एक्स्ट्रा प्रॉफिट. कितने एमबीए वाले बच्चे हैं आप लोग? एमबीए वाले थे ना जो प्लानिंग टू डू एमबीए, राइट? तो कल हम लोग ने 5 o'clock इवनिंग में रखा है. मैंने बताया था ना एक बार लेक्चर के बारे में. हाँ, सैटरडे कल है ना. हाँ, कि वन ऑफ आवर ओन कॉलेज, नरसिम्हन कॉलेज स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, राइट नाउ स्टडिंग इन IIM बैंगलोर फाइनल ईयर में. तो उसको बुलाया हमारे बच्चे लोग को, गाइड करो, सो योर जर्नी क्या किया था. बट द ओनली थिंग इज दैट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है साथ में, सो ही हैज एज कंपेयर्ड टू नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट. बट वो नॉर्मल बीकॉम स्टूडेंट था, सो हैविंग डन सीए एज एज. बट इन योर केस वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला सिलेबस आपने पढ़ लिया है. ये बात अलग है, आपने खाली लॉगिन किया था. Otherwise, you also have nearly same age. Your syllabus is professional. If somebody takes it seriously, it's not hard. नहीं है, voluminous है. Hard क्या होता है? पढ़ाई थोड़ी hard होती है. But volume तो है. Even आपके CA की कोचिंग में भी ऐसे ही कराते हैं ना कि differently. इनफैक्ट हम लोग ज्यादा सिस्टमेटिकली करते हैं. आगे चले. Start. Can I start? Let's go for the sum. इसका जो सम का पीडीएफ है, I already shared on the group sums के पीडीएफ भी in it. हाँ, तो let's look at here. X Limited sold machine having written down value 50 lakhs to Y for 60 lakh. Book value 50 lakhs. I sold it for 60 lakh. And the same JCB machine was leased back by Y to me X. The lease is operating lease. Operating माने temporary period से 2-3 years. So ये जो 3 cases था ना, वो वाला पॉइंट आएगा. मैं X Limited हूँ, मैंने मशीन बेच दिया to Y, they gave me back. Book value is 50, I sold it for 60. It was a temporary period. Okay, first question. Comment according to relevant AS, means AS 19. If the sale price 60 lakh is equal to fair value, तो प्रॉफिट की क्या ट्रीटमेंट होगी? दैट्स अ क्वेश्चन. मैंने जो बेचा है इट्स अ फेयर वैल्यू, तो लुक एट योर फर्स्ट कॉलम एंड टेल मी द आंसर. इफ द सेल इज एट अ फेयर वैल्यू तो एकदम जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो गया. सो प्रॉफिट लॉस का क्या किया जाएगा? रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन P&L. लिखे ये बात, शुड बी राइट दिस पॉइंट. अब भी लिखो, मैं भी लिखता हूं. You also write, I am also writing. देखो ये वाला पॉइंट. If the sale is at fair value,
रिकॉग्नाइज प्रॉफिट और लॉस इमीडिएटली। सो बताइए क्या था बुक वैल्यू एंड ऑल जो भी था वो उनको क्या दिया गया था? व्हाट इज दैट क्वेश्चन नंबर? हाँ इधर क्वेश्चन नंबर 50, राइट? सेल प्राइस 60, बुक वैल्यू 50, 10 lakh profit, since sale price is fair value, asset, since sale price is fair value of asset, profit rupees 10 lakhs, should be recognized immediately in profit and loss account. ठीक है, we go further. Second, फेयर वैल्यू तो 50 लाख है, सेल प्राइस 45 है, फेयर वैल्यू 50 है, सेल प्राइस 45 है। पता है ना बुक वैल्यू कितनी है? 50 लाख था ना बुक वैल्यू, 5 लाख लॉस हो गया, बट आई एम सेलिंग एट बिलो फेयर वैल्यू ना। क्यों? व्हाई डिड आई सेल बिलो फेयर वैल्यू? टू पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 1, सर रिकॉर्ड पीएनएल इमीडिएट नहीं, व्हाई डिड आई सेल? दैट इज माय क्वेश्चन। It may be a distress sale. If it is distress sale, so rental expenses to me are not compensated. In that case, I'll write in P&L. But if rental expenses are compensated, then I will divide profit loss proportionately over that rental period. ठीक है, ये बात देखो इधर लिखा है, ये इंस्टीट्यूट का आंसर है। ये पहला वाला कि P&L में जाएगा, दूसरा वाला फेयर वैल्यू इज 50, सेल प्राइस 45, सेल प्राइस 45, बुक वैल्यू तो 50 है, 5 लाख लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन P&L प्रोवाइडेड क्या? प्रोवाइडेड क्या? लॉस इज नॉट कॉम्पेंसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट, मतलब रेंटल। इंस्टीट्यूट ने एक ही आंसर दिया, सी इंस्टीट्यूट ने, कि P&L थिंकिंग दैट नॉट कॉम्पेंसेटेड, लेकिन इफ कॉम्पेंसेटेड डिवाइड ओवर द पीरियड। ठीक है, लेट्स राइट दैट सेकंड आंसर। सेल प्राइस 45 लाख, बुक वैल्यू तो 50 लाख, 5 लाख लॉस हो गया, 5 लाख रुपीस लॉस हो गया। If rental expenses, मतलब future lease payment, are not compensated, then loss of rupees 5 lakhs is immediately recognized in P&L. But if future rentals
फ्यूचर रेंटल एक्सपेंस वर्ड लिखो, आर compensated that amortize the loss over the rental period or lease period. It means rental period in proportion to rental expense ratio. चले आगे। नेक्स्ट देखो क्या है, आपको ये जो क्वेश्चंस जो भी होते हैं ना, उसका हार्ड कॉपी होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी विल नॉट डू गुड। फेयर वैल्यू 55, फेयर वैल्यू कितनी है 55, सेल प्राइस 62, बुक वैल्यू तो पता है ना आपको, बुक वैल्यू 50 है, 50 वाला असेट 62 में बेचा, 12 लाख बुक प्रॉफिट हो गया। 50 book value sold for 62, 12 lakh profit. But fair value 55. How much did you realize? Over and above the fair value 7 lakh. उसको तो फ्यूचर में डिवाइड कर देंगे, और जो जेन्युइन प्रॉफिट है अप टू द सेल प्राइस, 55 लाख, बुक वैल्यू 50, जेन्युइन प्रॉफिट कितना है 5 लाख, बुक वैल्यू 50, फेयर प्राइस 55, 5 लाख जेन्युइन प्रॉफिट तो इमीडिएटली पीएनएल में जाएगा, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर द पीरियड, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए आपको एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड। क्या लग रहा है आपके पीछे जो इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स कर रहे हैं वो फ्री है क्या? आपके लिए फ्री है कि यू टू रिटर्न बैक? अरे आपके पीछे इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना पेरेंट्स का, यू थिंक आपका वो अधिकार है, राइट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपके लिए वो इनकम है कि लायबिलिटी है? लेट्स पुट इट इन अकाउंटिंग लैंग्वेज, लायबिलिटी है, टेक्निकली लायबिलिटी है ना, इट्स नॉट योर इनकम। आपको रीपे करना होगा, व्हाट फॉर्म? मे बी इन कैश और काइंड। काइंड में कैसे? अरे उनकी भी तो देखभाल करनी होगी ना आपको, जब वो तो आपकी करते हैं, भूलना मत, आपके पीछे इन्वेस्टमेंट हो रहा है उनका। Sale is above fair value. Sale is at above fair value. So sale price 62 lakh, book value 50, 12 lakh profit. ये प्रॉफिट का 2 पार्ट करूं मैं? Which 2 part? One part profit for sale price up to fair value and extra profit. Extra profit for sale price above fair value. Profit for sale price up to fair value and profit for sale price above fair value. क्या आप मुझे फर्स्ट पार्ट बता सकते हैं? क्या आप मुझे फर्स्ट पार्ट बता सकते हैं? व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर सेल प्राइस अप टू फेयर वैल्यू? क्या फेयर प्राइस था? फेयर वैल्यू कितनी थी? 55. सो व्हाट इज दैट प्रॉफिट?
5 lakhs. ये 5 lakhs है. इसको क्या करना चाहिए? Recognize immediately. Balance is 7 lakh. Amortize in future. Over the period. Asset is expected to be used. Clear? चले नेक्स्ट. इसी प्रकार का है. देखो ना, इधर भी ऐसे ही लिखा है. आपको आंसर देखना है. इंस्टीट्यूट का आंसर क्या लिखा था? इंस्टीट्यूट. सॉरी, वापस बोलो. ये क्वेश्चन ऐसे ही है. 1 मार्क का क्वेश्चन है. 1 मार्क. इसमें ऐसा ही करना है, बिकॉज इट्स 1 मार्क क्वेश्चन. When fair price 50. देखो ये आंसर, ये जो मैं रीड कर रहा हूँ ना अभी राइट नाउ, दिस इज एग्जैक्टली द सीए इंस्टीट्यूट आंसर. एंड फॉर राइटिंग दिस वे 1 मार्क इज गिवन फॉर 1 आंसर. एग्जैक्टली ऐसा ही एग्जामिनर को ये आंसर दिया गया था चेक करने के लिए पेपर. एग्जैक्टली 5 लाख पीएनएल में एंड 7 लाख ओवर द पीरियड. ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली सीए इंस्टीट्यूट का आंसर. वैसे हम लोग बोलते सीए एग्जाम बहुत इंटेलिजेंट एग्जाम है, उससे मैं एग्री नहीं करता हूं. इट्स प्योरली अ मेमोरी गेम. 100% ऑफ द क्वेश्चन इन द सीए एग्जाम आर रिपीटेड. तो बताओ इंटेलिजेंट की एग्जाम हुई कि मेमोरी की एग्जाम हुई? 100% ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड. बोलो. वैसे सीए इंस्टीट्यूट का मतलब तो फिर प्रॉब्लम किधर है? डू यू अग्री क्वेश्चंस आर रिपीटेड? बट सिलेबस जो वॉल्यूम है ना बहुत लेंदी है, बड़ा है. पेपर भी बहुत लेंदी होता है. दैट्स एन इश्यू. बट सीए एज अ करियर अच्छा ऑप्शन है, नॉट बैड. अभी भी एज ऑन टुडे ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव है, जॉब गारंटेड है. देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन सीए. 0%. क्या लग रहा है एमबीए अनएम्प्लॉयड होते हैं? होते हैं. फॉरगेट द टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप 10-20, वो तो बच्चे भी इंटेलिजेंट है. बट व्हाट अबाउट दैट बॉटम वाली इंस्टीट्यूट? कम से कम हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट है ना एमबीए की. पूरा कंट्री में तो 1000 के ऊपर होगी. तो बॉटम 200-300 में जॉब नहीं है. सीए में ऐसा नहीं है. बॉटम की टॉप जॉब तो है. हाँ, ये बस बात अलग है कि नॉट ऑल सीए विल गेट जॉब ऑफ देयर लाइकिंग. क्योंकि आजकल कोई भी लोग अकाउंटिंग का काम नहीं करना चाहते हैं. दे वुड लाइक फैंसी वर्क, एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और क्या क्या होता है, एनालिस्ट एंड सो ऑन. बट फिर भी प्रोफेशन हैज गुड स्कोप. वैल्यू पता है ना? वैल्यू 50 ना, 50 था, बट सेल प्राइस 48. सो अगेन हियर ऑल्सो व्हाट हैपेंड?
3 लाख का प्रॉफिट क्या होगा? 3 लाख का प्रॉफिट फेयर वैल्यू से ऊपर सेल प्राइस है ना, यू टू डिवाइड ओवर द पीरियड एंड प्रॉफिट और लॉस अप टू फेयर वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस अप टू फेयर वैल्यू, तो यू टू ट्रांसफर टू पीएनएल। देखो जरा मदद करो मुझे, कैलकुलेशन में मैथ्स आएगा अभी। मेरी फेयर वैल्यू 45 है, ओके, सेल प्राइस 48 है। सेल प्राइस 48, सेल प्राइस 48, राइट। बुक वैल्यू कितना था? 50 था ना, 2 लाख लॉस। लेकिन कैन यू टेल मी प्रॉफिट लॉस अप टू द सेल प्राइस फेयर वैल्यू? प्रॉफिट लॉस अप टू सेल प्राइस इस फेयर वैल्यू कितना है? एंड प्रॉफिट अबोव प्रॉफिट 4, वर्ड लिखो, प्रॉफिट 4 प्रॉफिट 4 सेल प्राइस above fair value, profit for sale price above fair value, profit for sale price above fair value. कितना है सेल प्राइस? 48 एंड फेयर वैल्यू बताइए 45 ना, सो ये 3 लाख प्रॉफिट। इसका क्या करना है मुझे? अमोर्टाइज इन द फ्यूचर। amortize in future over lease period, बराबर। और इस ये कितना है? प्रॉफिट लॉस अप टू सेल प्राइस फेयर वैल्यू। बताइए फेयर वैल्यू कितनी थी? 45, बुक वैल्यू 50, ये क्या हो गया? ये लॉस हो गया। 5 लाख का लॉस इधर है, 3 लाख का प्रॉफिट इधर है, नेट लॉस 2 लाख हो गया ना, टैली हो गया ना हिसाब किताब। तो यदि हम फेयर वैल्यू पर ही बेचते थे तो 5 लाख लॉस होता था, तो 5 लाख तो जेन्युइन लॉस है। ओवर, कहानी खत्म, आगे चले। आखिरी क्वेश्चन, इजी ओनली है वो तो, देन वी गो टू समथिंग न्यू। आज ही, अभी ही, चले आगे। इधर भी यू फिनिश्ड राइटिंग? क्या सब बच्चे लोग ए एंड बी डिवीजन नो ईच अदर, लाइक कि नॉट मेनी? ए डिवीजन बी डिवीजन मोस्टली सब लोग सबको जानते हैं मोस्टली कि नहीं? हाँ सर जानते हैं। हाँ सर जानते हैं। हाँ, इन्फॉर्मल ग्रुप कॉमन है, अलग है? आपका इन्फॉर्मल ग्रुप कंबाइन है कि सेपरेट है? कंबाइन भी एक ग्रुप है, अलग भी है? हाँ सर कंबाइन भी एक है और कंबाइन भी एक और इंडिविजुअल भी। इंडिविजुअल भी। अभी साइलेंट है ना इन्फॉर्मल ग्रुप, अभी आजकल एक्टिविटी नहीं हो रही है ना, कि नहीं हो सर। रही है?
ठंडा है थोड़ा, राइट? हाँ ओके, ठीक है, वापस एक्टिव करना पड़ेगा। दो बातें करनी है इमीडिएटली, मुझे करनी है बाय नेक्स्ट वीक ओनली। एक तो ये कल का लेक्चर है एमबीए वाला, राइट, एंड दूसरा हाउ टू गेट इंटर्नशिप इमीडिएटली करना है बाय नेक्स्ट वीक ओनली। आई विल डू हाउ टू गेट इंटर्नशिप। डू यू थिंक कॉलेज विल बी एबल टू प्रोवाइड एवरीबडी इंटर्नशिप? नहीं, बिकॉज ऑफ शेयर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि कॉलेज का ट्रेनिंग प्लेसमेंट इज लाइक वर्किंग फॉर मिठीबाई कॉलेज, एनएम कॉलेज, यूपीजी, एसवीकेएम, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी लार्ज। बट क्या हम लोग भी अच्छी इंटर्नशिप खुद भी ले सकते हैं? यस। कैसे? दिस वीक ओनली विल कीप द लेक्चर, नेक्स्ट वीक मतलब, या तो फिर 27 के बाद रखना पड़ेगा मुझे। लेट्स 27 के बाद कर देता हूँ। क्लासीफाई वेदर फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग और फाइनेंस। लेसी हैज ए ऑप्शन, टेनेंट हैज ए ऑप्शन to purchase the asset at a lower than the fair value at the end of the lease term. At the end of the lease term agreement में लिखा है लेसी यू कैन बाय एट वेरी कंसेशनल रेट, तो लेसी तो पक्का परचेस कर लेने वाला है। तो ये कौन सा लीज हो गया? फाइनेंस लीज। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट इज 7 years, लीज टर्म इज 6 years, बट असेट इज नॉट अक्वायर्ड एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लेकिन 6 out of 7 years टेनेंट ही यूज करने वाला है। तो एज ए ओनर सोचो, जब 6 out of 7 years टेनेंट यूज करेगा तो मैं फुल कॉस्ट रिकवर करूं या नहीं करूं? एक ही टेनेंट से कर देना होगा, दूसरा टेनेंट मैं कहां फाइंड आउट करने जाएगा? तो यदि मैं पूरी इकोनॉमिक लाइफ आई मीन फुल कॉस्ट रिकवर कर देता हूं तो मेरे लिए क्या बनेगा? फाइनेंस लीज ही तो बनने वाला है। अब देख सकते इधर भी फाइनेंस लीज है। The lease will be classified as finance lease. Substantial portion of the life is covered by the lease term. Economic life is 6 years. Lease period is only 2 years. इतना ही रीड करूं ना तो वो ऑपरेटिंग बन जाता है, बिकॉज जस्ट 2 years. बट आगे पढ़िए, बट द असेट इज ऑफ ए स्पेशल नेचर एंड दैट असेट इज प्रोक्योर्ड ओनली फॉर द यूज बाय द टेनेंट। मैं ओनर हूं, मैंने ओएनजीसी के लिए कोई असेट परचेस किया है। ओएनजीसी बोलते आई विल यूज ओनली फॉर 2 years आउट ऑफ 6 years लाइफ, बट वो असेट मेरे पास वापस आ जाएगी बाद में, कोई यूज ही नहीं है क्योंकि वो कस्टमाइज्ड असेट है। इफ ओएनजीसी इज नॉट यूजिंग, nobody else can use without big modification which will cost him like asset। तो मैं 2 years में कितना पैसा ओएनजीसी से रिकवर कर लेगा? पूरी कॉस्ट। तो ये क्या बनेगा? ये भी फाइनेंस बनेगा। आपको लगता नहीं ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में पूछने के लिए? एमसीक्यू की एग्जाम है तो इट्स अ गुड क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज एक्स एंड फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज वाई, मतलब एक्स इज वाई ऐसा कहना चाहते हैं। इधर एक लाइन और प्रिंट करनी चाहिए ना, एंड एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसा तो लिखना चाहिए ना। एक्स बताया क्या है, वाई बताया क्या है, बट दोनों को रिश्ता तो बताओ। सो मैं जो लीज पेमेंट मिलने वाला है उसे डिस्काउंटिंग करता हूँ, इंटरेस्ट हटा देता हूँ, तो जो इंटरेस्ट हटा के अमाउंट मिलता है वो फेयर वैल्यू ही है। तो क्या बन जाएगा? ये तो सर फाइनेंस लीज बन जाएगा। हाँ बोलो। सर थर्ड वाला ओएल या सी एफएल है? थर्ड वाला फाइनेंस लीज है। सर मतलब चारों चार फाइनेंस है? करेक्ट, देखो ना। यस, सी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ हमारा क्या खत्म होता है? क्या मैं नया टॉपिक इसी के अंदर स्टार्ट करूं कि अलग से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं? इसी के अंदर रिकॉर्डिंग करूं कि अलग करूं? हाँ सर, चलने दो यही चलने दूं? चलो ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन पेपर तो अलग ही होगा ना। चलो मैं अलग इसी के अंदर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करता हूं, मतलब कि मैं हाथ नहीं लगाता हूं, राइट? मैंने लिखा है क्या? डिवीजन बी किधर है? डिवीजन बी, ये डिवीजन ए है तो ये फिर डिवीजन बी है, राइट? ये डिवीजन बी है। यस सर। तो ये बी होना चाहिए ना, इसको बी कर दे, फिर इसको बी करना है, इसको बी कर देते हैं।
ठीक है, चलो बायबैक ऑफ शेयर्स, मजा आएगा आपको ये चैप्टर पढ़ने की। जल्दी से आ जाओ, ये चैप्टर पढ़ने से आपकी मजा कुछ अलग है मेरे से। इस शेयर्स का स्पेलिंग गलत है। स्टार्ट करें, जल्दी से आ जाओ, हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं। क्या चैप्टर नेम है? बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या आपने ये चैप्टर का नेम सुना है? मैं हमारा मेन चैप्टर बायबैक ऑफ शेयर स्टार्ट कर रहा हूं, बट उसके पहले मैं क्या रिवाइज कर रहा हूं? रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। आपको कुछ याद है रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स? थोड़ा बहुत लास्ट ईयर रामनाथ अय्यर सर ने पढ़ाया था। एनी ऑफ यू रिकलेक्ट चैप्टर? लेकिन ये चैप्टर पढ़ने का मेरे से अंदाज अलग होगा। यू विल स्टडी इन अ डिफरेंट वे। देखते हैं क्या है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। आई एम वेटिंग फॉर दिस टू स्टूडेंट, जल्दी बुलाओ, मुझे कुछ नया सिखाना है। स्टार्ट करें? मैं इनके लिए रुक नहीं सकता हूं, आप लिखिए कुछ भी। क्या चैप्टर मैं आपका रिवाइज करने जा रहा हूं? रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, आप लिखो मत, मैं कंपनी की बैलेंस शीट बना रहा हूं। डोंट राइट एनीथिंग, यू आर नॉट टू राइट। इधर है इक्विटी शेयर कैपिटल, $7 लाख। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। यह है जनरल रिजर्व 5 लाख। डिबेंचर बोलो, बैंक लोन बोलो, creditor we have given money to the company, say 30 lakh, 45 lakh, तो ये 45 लाख की असेट्स है। ठीक है, अब सुनो, आप लोग भी सुनो। यू अपीयर्ड ग्रुप 1 नो, अभी मई में है। ओके, सुनो, आपको काम का है, सबको काम का ही है। वी आर लर्निंग द चैप्टर बायबैक ऑफ शेयर्स, वो चैप्टर है मैं, बट राइट नाउ मैं बायबैक की बात नहीं कर रहा हूं। अभी इस वक्त मैं क्या रिवाइज करने जा रहा हूं, जल्दी से बोलो। राइट नाउ रिवीजन ऑफ व्हाट? रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंसेस, जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई किया है, लास्ट ईयर पढ़ाई किया है। मार्च 20 की बैलेंस शीट है। इक्विटी कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, डिबेंचर, बैंक लोन एंड ऑल। ये डिबेंचर होल्डर, बैंक लोन क्रेडिटर वो आप लोग है, सब स्टूडेंट लोग, आप लोग डिबेंचर एंड बैंक लोन है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। मैं एक जर्नल, मैं ये टॉपिक में करने वाला हूं क्या, कंपनी से के एंगल से मुझे ये प्रीफरेंस शेयर्स रीपे करना है, बराबर है ना? रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स मतलब रीपेमेंट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, अपोजिट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू की एंट्री है बैंक टू शेयर कैपिटल, तो आप रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स की जर्नल एंट्री मुझे बता सकते हैं? चलो मैं बता रहा हूं, मैं शॉर्टकट एंड फाइनल एंट्री लिख रहा हूं। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 3 लाख टू बैंक 3 लाख। बताओ ये जर्नल एंट्री सही है या गलत है? रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स राइट है?
100% राइट है, मैं खुद बोलता हूँ। अब 2 एंट्री करते कि एक एंट्री, एक ही मीनिंग है। 2 एंट्री करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स टू बैंक, बात तो वही है। दैट मीन स्वप्न, प्राप्ति, संस्कृति एंड दश। बताइए ये जर्नल सही है या गलत है, जल्दी बोलो। ये क्या 100% राइट है, मैं खुद बोलता हूँ। और अकाउंट में तो मैं बोलता हूँ फाइनल होता है। तो फिर आप लोगों ने लास्ट ईयर 10 डेज तक ये चैप्टर में किया क्या था? या तो आप लोगों में से कोई कोचिंग ज्वाइन किया है सीए के लिए? नहीं किया है। 10 डेज तक टीचर करेगा क्या? 10 डेज तो दिया ही होगा ना इसके बाद 10 लेक्चर तो ये चैप्टर पर। तो समय क्या किया 10 डेज तक? मैं बता रहा हूं क्या किया है। मैं कंपनी हूं, मैं इसे पे करने वाला हूं। ये जो मेरा रास्ता है ना, रोड टू पे, उसके बीच में बहुत सारे कांटा बिठाया है। कांटा मतलब हर्डल है। दैट मीन्स आप एंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। रास्ता कठिन है, हर्डल वाला है, कांटे बिठाया, चल के नहीं जा सकते। चल के पहुंचेंगे तब ये एंट्री करूं ना। अच्छा, ये कांटे हर्डल बिठाए किसने है? डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर एंड सो ऑन। उन्होंने क्यों बिठाए वो भी मैं बताता हूं। वो डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर, आप लोगों ने 30 लाख कंपनी को दिया है ना, आपने दिया है ना 30 लाख। देखो ना, दिख तो रहा है मुझे लायबिलिटी साइड में। क्या देख के दिया आपने? 30 लाख डिबेंचर होल्डर ने, बैंकर ने पैसा दिया, क्लियर कट दिखता है। क्या असेस करके दिया? आई टेल यू क्या असेस करके दिया है। जैसे कि मैं कल मर्सिडीज कार लेने खरीदने गया था, कल शोरूम में गया, सेल्समैन ने बहुत सारी कार बताई, मैंने एक आइडेंटिफाई किया 40 लाख का। सेल्समैन पूछता है चाय कॉफी क्या लेंगे, पूछेंगे ना, क्या बोलूं मैं? उसने पूछा ना आप चाय कॉफी लेंगे या नहीं लेंगे, तो मैं क्या बोलूं? चाय कॉफी हाँ बोलूं या ना बोलूं? अरे यार चाय कॉफी तो जो मारुति लेने वाले जाते हैं वो पीते, हम लोग तो। बोला मैंने 2 फालूदा आइसक्रीम लेके आ। ठीक है, वो आइसक्रीम लाया, मैं ठंडा हो गया। कार पसंद किया 40 लाख की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्समैन ने क्या पूछा होगा? सोचो आप सेल्समैन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने कार आइडेंटिफाई किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा होगा पता है? सेल्समैन भी को अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहता है ना, वो तो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे ना आप लोन लेंगे क्या, नो? तो बुरा लग जाएगा ना, क्योंकि मर्सिडीज गाड़ी खरीदने वाला है, परचेस करने वाला तो रिच एंड फेमस लोग जाएंगे ना, उसको थोड़ी बोलेंगे आप लोन ले लो। क्या पता कस्टमर विल फील ऑफेंडेड। तो सेल्समैन ने क्या पूछा पता है? इसने बोला क्या आप लोन लेना पसंद करेंगे? यू नो क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू टेक द लोन? क्वेश्चन में पूछा ताकि मुझे बुरा ना लगे। हाँ बोलूं तो भी मेरा डिसीजन है, ना बोलूं तो भी मेरा डिसीजन है। ही डिड नॉट एनफोर्स हिज डिसीजन। सो आपको भी रियल लाइफ में सेल्समैन जैसे एबिलिटी डेवलप करनी है, सामने वाला देख के बात करना है। जो साड़ी वाला सेल्समैन होता है ना, वो ऐसे बोलेगा ना, बहन जी ये साड़ी खरीद लो, हम पक्का नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी चॉइस है। हम मूर्ख है क्या? हमको आता नहीं है क्या पसंद करने में? ही विल हेल्प अस टू बाय साड़ी और ड्रेस और मटेरियल। क्या सेंटेंस फ्रेम करेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेंगे। वो शायद ऐसा पूछ सकता है क्या आपको ये पसंद है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनीवे, सो सेल्समैन ने मुझे पूछा क्या आप लोन लेना पसंद करेंगे? मैं क्या बोलूं? अरे बोलो, मैं क्या बोलूं? मैं तो सब मारवाड़ी बच्चों लोग के साथ में रहता हूं ना, मेरे तो सब स्टूडेंट मारवाड़ी लोग ही है, मैक्सिमम लोग, महेश्वरी लोग भी है। तो बोलो मैं क्या करूं, हाँ बोलूं या ना बोलूं? अरे आंसर बहुत सिंपल है, वो पैसा दे रहा है तो मैं क्या ना बोलूं? हाँ ही बोलेगा। मैंने बोला यस इफ यू आर रेडी टू गिव द लोन। कितना अच्छा है, गाड़ी भी दे रहा है और पैसे भी दे रहा है, तो ना कौन बोले? मैंने बोला यस आई टेक द लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? बोलो कितने अमाउंट की लोन लेना पसंद करेंगे? बराबर है या नहीं? बोलो मैं क्या बोलूं? थिंक आउट ऑफ बॉक्स। मैं क्या बोलूं? मैंने बोला आउट ऑफ बॉक्स नहीं थिंक कर रहा है, तू तो
लॉजिकल थिंक कर रहा है। अरे तुम मारवाड़ी लोग के साथ रहते हैं, महेश्वरी बोलो कितने का लोन बोलूं? अरे यार अभी भी थोड़ा बड़ा। मैंने बोला 40 लाख। स्वप्न कितने की लोन बोलूं? स्वप्न कितने का लोन? अरे कच्ची मारू है तू, बोल। प्राप्ति, संस्कृति, सुनिए। अरे मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एकदम काम की बात पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको कुछ बोलना है? 40 लाख की गाड़ी थी, ओके। मैक्सिमम लोग यहाँ बैठे हैं वो 40 लाख बोलते हैं। मैंने बोला 60 लाख की लोन दो। देखो मैंने तो लोन मांगा नहीं था। पहला तो उसने पूछा मुझे लोन लेना पसंद करेंगे, तो मैंने हाँ बोला। फिर उसने कितना की लोन लेंगे, ही आस्क्ड मी, आई सेड 60 लाख। वो भी बेचारा आपके जैसा नाराज हो गया थोड़ा। वो बोलता है क्या मजाक कर रहे हैं? आपको भी ऐसे ही लग रहा है ना मैं मजाक कर रहा हूं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उसने बोला कितने लाख की लोन लेंगे, तो मैंने बोला 60 लाख। बट आर यू अनकंफर्टेबल? हाँ। क्यों अनकंफर्टेबल है? क्योंकि आपको लगता है कार 40 लाख की है तो 60 लाख की लोन क्यों देगा, बराबर है? तो वो भी बेचारा ऐसे बोलता है क्या मजाक कर रहा है, देखो ना आपके तो नाम के आगे CA PhD क्या क्या लिखा है, आपको तो पता है 40 लाख की कार है, 60 लाख की लोन नहीं मिल सकती है। मैं बोला ऑल राइट, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी। तो मैंने बोला 40 लाख की कार है, 40 लाख की लोन दे दो। बोलो अभी आप सेल्समैन, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि अभी भी बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 40 लाख की कार है, गलत है ये। गलत है? स्वप्न क्यों गलत है? जल्दी बोल लो, क्यों गलत है? तो कुछ तो आपको भी देना अच्छा पड़ेगा चलो, ना। मैं बोलता हूं कि तू सही है, बस ये गलत है, तुम्हारा आंसर सही है। सो टेल मी क्यों गलत है? बोलो। अच्छा आप लोग बोलो, स्वप्न का आवाज नहीं आ रहा है। 40 लाख की कार है, 40 लाख की लोन लेना गलत है, मैं मानता हूं गलत है। क्या गलत है? सो आप कहना चाहते हैं कि एटलीस्ट आई शुड कंट्रीब्यूट सम मनी। आप चाहते हैं ना एज ए कुछ बैंकर, रेशियो सपोज होना लोन मुझे चाहिए ना बैंक दे आपका रही। और लोन का। हाँ रेशियो होना चाहिए ना आपका और लोन का, दोनों का। हाँ, मतलब आई शुड कंट्रीब्यूट सम मनी, यू मीन टू से दैट? यस सर। या ओके। तो चलो, आपका कहना है कि 40 लाख की लोन पर एटलीस्ट आई शुड कंट्रीब्यूट 10 लाख। हायर माय कंट्रीब्यूशन, यू फील मोर सेफ एज ए बैंकर, यू अग्री और नॉट? हायर इज माय कंट्रीब्यूशन, यू फील मोर सेफ। यही मैं समझाना चाहता हूं इधर कि देखो आपने डिबेंचर होल्डर, बैंक लोन एंड क्रेडिटर ने मुझे 30 लाख दिया है ना, पता है क्या देख के? आपने मेरा कंट्रीब्यूशन जो कंपनी का है ना, कंपनी के अंदर सोच के आंसर देना, कंपनी के अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन कितना था, ओनर्स का कंट्रीब्यूशन बोलो। 10 लाख है ना, इक्विटी कैपिटल 7 लाख, प्रीफरेंस कैपिटल 3 लाख, 10 लाख इज माय कंट्रीब्यूशन। आपने 30 लाख रुपीस मुझे इसके लिए दिया बिकॉज आई कंट्रीब्यूटेड 10 लाख। माय कंट्रीब्यूशन इज अ सेफ्टी फॉर यू। कंपनी जब बंद होगी, पैसा लेने की क्यू लगती है, तो डेफिनेटली डिबेंचर होल्डर, बैंकर एंड क्रेडिटर क्यू में आगे होंगे, मैं इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स पीछे रहेंगे। वो पता है आपको, पैसे लेने की क्यू में और एनी क्यू में, सपोज हम खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग इन द क्यू, बहुत लंबी लाइन है, पता है, हम आगे देखते हैं ना बहुत टेंशन हो जाता है, बहुत लंबी लाइन में हम खड़े हैं, लेकिन हमारे पीछे बहुत लंबी लाइन है, तो क्या होता है, हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है? सोच के बोलना। हमारे पीछे आजकल तो तुम लोग कोई लाइन में नहीं खड़े रहे, पहले हम कहाँ लाइन में क्यू में खड़े रहते थे, आई टेल यू अर्लियर टाइम। आपको तो क्यू में खड़ा रहने का ज्यादा चांस नहीं आया, एट द मोस्ट कॉलेज में छोटी मोटी क्यू में खड़े रहते हैं आजकल। अर्लियर वी हैव स्टूड इन द क्यू इन द रेलवे टिकट, बहुत लंबी लाइन रिजर्वेशन के लिए, जब गांव जाना है या शहर जाना है। अर्लियर वी हैव स्टूड इन द क्यू, मे बी रेशन की शॉप। अर्लियर मी एंड यू एवरीबडी हैज स्टैंड इन द क्यू, मे बी इन ATM जब नोटबंदी हो गई थी, तभी शायद क्यू में खड़े रहेंगे। तब हमारे पीछे जितनी लाइन लंबी है उतना अच्छा लगता है ना। तो डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर को भी जितना लंबी लाइन पीछे है तो खड़ा रहेगा। बोलो डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर के पीछे पीछे कौन लोग हैं? प्रीफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये 30 लाख में डिबेंचर होल्डर कितने रुपीस को अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी मानते हैं?
7+3 10 लाख को सिक्योरिटी है। पता है डिबेंचर होल्डर जनरल रिजर्व को क्यों सिक्योरिटी नहीं मानते? नहीं मानते क्योंकि वो तो बाय वे ऑफ ए डिविडेंड कभी भी शेयर होल्डर लेके जा सकता है। जनरल रिजर्व ए फ्री रिजर्व, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिविडेंड, सो उसको सिक्योरिटी नहीं मानते। अभी डिबेंचर होल्डर, बैंक लोन एंड क्रेडिटर, बताओ कौन सी अमाउंट को सिक्योरिटी मानते हैं? शेयर कैपिटल को, प्रीफरेंस एंड इक्विटी। क्यों सिक्योरिटी मानते हैं? मनी लेने की क्यों में वो लोग पीछे खड़े हैं डिबेंचर होल्डर के लिए। अब मेरी काम की बात सुनना। अब मैं और आप सब जानते हैं कि रिडेम्पशन की जर्नल एंट्री तो ये है। आप लोग मैंने पहले ही बोला डिबेंचर होल्डर है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर, अरे डिबेंचर होल्डर है, क्रेडिटर है, बैंक लोन है। मनी लेने की क्यों थी? मनी लेने की क्यों में पीछे जो प्रीफरेंस होल्डर्स एंड इक्विटी होल्डर्स खड़े थे, उसमें से एक आदमी जिसका नाम है प्रीफरेंस होल्डर्स, आपको बिना पैसे दिए खुद पैसा लेके जा रहा है। आपका टीवी में इंटरव्यू चल रहा है, बोलो कैसे लग रहा है आपको? डू यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? मनी लेने की क्यों में सबसे आगे कौन खड़ा था? जल्दी बोलो, अरे बोलो। डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर एंड बैंकर, मतलब आप लोग खड़े थे। आपके पीछे प्रीफरेंस होल्डर्स था, उसके पीछे इक्विटी होल्डर्स था, और प्रीफरेंस होल्डर्स आपको ओवरटेक करके 3 लाख रुपीस लेके जाएगा और आपका इंटरव्यू चलेगा। तो बोलो कैसा लग रहा है? अरे बुरा, बहुत बुरा लग रहा है। पक्का बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, जाने ही नहीं देंगे। बुरा क्या लग रहा है? जाने ही नहीं देंगे। हेलो बोलिए। हाय हाय, अरे तो फुल डे लीव ले लेना ना। इफ यू कैन कम एंड टेक द लेक्चर तो आओ, भले फुल डे लीव लेते हैं, लेक्चर इज इंपॉर्टेंट ना। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना, मैं ठीक है, हाँ चलिए, तो आप ग्रुप पर डाल देना, हाँ कौन लेक्चर लेने वाले वगैरह, ठीक है। हे भगवान, क्या क्या बोला मैंने? क्यों बुरा लग रहा है? पीछे वाला ऐसे कैसे जाते हैं? हम वो एटीएम की क्यू में होंगे पैसा लेने की, और पीछे वाला अपने को ओवरटेक करके आगे जाएगा, तो जाने देंगे? नहीं देंगे। हमको थोड़ा भी इंडिकेशन आता है ना कि वो पीछे वाला आगे वाला जाने की चांस है, तो रास्ते में क्या कर देंगे? हर्डल डाल देंगे ना, डेफिनेटली। अब पता है आपके जो भी लास्ट ईयर के फेवरेट टीचर ने ये टॉपिक पढ़ाया, वो 8 days 8 लेक्चर में क्या किया? ये हर्डल उठाने की कोशिश किया। हाँ बस, ताकि रास्ता क्लियर हो जाए और हम अपनी अंतिम लक्ष्य पर पहुंच जाए। देखते हैं हम हर्डल उठाते हैं, ठीक है। अब मुझे ये 3 लाख तो पे करना है, वो तो करना ही है, अंतिम लक्ष्य पर तो पहुंचना ही है हमको। कौन ऑब्जेक्शन उठा रहा है? डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर ऐसे कैसे पैसा लेके जाएंगे? आपका 7+3 10 लाख देके हमने पैसा दिया था, यू कैन टेक बैक योर मनी। लेकिन इन लोग को तो मुझे पैसा देना ही है, तो मैं डिबेंचर होल्डर को बोलता हूं एक काम करते हैं, ये 3 लाख तो मैं पे करता हूं, वो तो मुझे पे करना ही है, बट उसके बदले में मैं कोई फ्रेश इश्यू कर देता हूं, एग्जैक्टली सेम 3 लाख का, मतलब नया शेयर इश्यू कर देता हूं, ये 3 लाख पे कर देगा, एंड इन रिप्लेसमेंट ऑफ दैट I'll make another issue of 3 lakh bank to capital. So this 3 lakh will be replaced by fresh capital of 10 lakhs. मतलब पहले वाली जो 10 लाख की सिक्योरिटी है उसमें ये आउट हो जाएगा, बट ये 10 लाख बन जाएगा। अब बताओ, इफ यू आर द डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर, बैंक लोन, अभी आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि यू आर ओके विद दैट? यू आर ओके विद दैट? You are absolutely okay with that. That means for redeeming the preference shares, company must make a fresh issue of the same amount. This is one way of overcoming the objection of the creditor. For any reason. अच्छा ये बताओ, ये फ्रेश इश्यू इक्विटी का करूं कि प्रीफरेंस का करूं कि किसी का भी करूं? अकाउंटिंग एंगल से मत सोचो, बिजनेस एंगल से सोचो। इक्विटी का बिजनेस एंगल से, इक्विटी करूं, प्रीफरेंस करूं कि कोई भी करूं? यार कोई भी करो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब तक आदमी मेरे पीछे है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डिबेंचर होल्डर हूं,
वो आदमी पीछे आना चाहिए, वो अंडर द नेम इक्विटी आता है कि प्रीफरेंस आता है, विल इट मेक मी एनी डिफरेंस सो लॉन्ग एज वो मेरे पीछे है? इट विल नॉट मेक मी एनी डिफरेंस। क्या फर्क पड़ेगा मुझे? कैसे पड़ेगा? हाँ बट मेरे को प्रॉब्लम कंपनी का नहीं है, मैं तो डिबेंचर होल्डर एंड बैंकर एंड क्रेडिटर का ऑब्जेक्शन के बारे में चिंतित हूं ना। आप डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर एंड बैंकर है, आपको कोई फर्क पड़ेगा? सो यू आर ओके विथ इक्विटी प्रीफरेंस? यस। तो ये फ्रेश इश्यू कैन बी एनीथिंग, इक्विटी और प्रीफरेंस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कंपनी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्रीफरेंस का इश्यू करेंगे, एग्रीड, मैं आपके साथ एग्रीड हूं। कंपनी को प्रॉब्लम है तो प्रीफरेंस का करो, बट डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर को, बैंकर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कंपनी एक्ट ने बोला है कि यू कैन मेक ए फ्रेश इश्यू, और फ्रेश इश्यू इक्विटी का करो, प्रीफरेंस का करो, जो भी करना है करो, नो प्रॉब्लम। ओवर, नेक्स्ट पॉइंट। सपोज लेकिन मुझे ये 3 लाख पे करना है और फ्रेश इश्यू नहीं करना है, नहीं करना है, अब कोई रास्ता बचेगा? डू यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? देखो 3 लाख तो मैं पे करना ही है, वो तो करेगा ही करेगा। क्या ऐसा हो सकता है, यू आर एनकाउंटर्ड विद दिस क्वेश्चन, कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या ऐसा हो सकता है, कैन वी डू दिस? तो आंसर हमेशा यस ही लेने का, खाली देखने का रास्ता कैसे। इट इज दिस वे, क्या मैं MBA IIM में एडमिशन ले सकता हूं? आंसर यस, ले सकता है। थिंक कैसे? बहुत पढ़ के, डोनेशन दे के, और कोई तरीके से लेंगे, पक्का लेंगे। कैन आई बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन? आंसर यस ही है। कैसे वो सोचना है, ऑलवेज थिंक कैसे, रास्ता देखो, ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है। ठीक है, सो मुझे 3 लाख तो पे करना ही है, एट द सेम टाइम सिक्योरिटी भी 10 लाख मेंटेन करनी है, एट द सेम टाइम नया इश्यू भी नहीं करना है। अब बताओ क्या करूं? अरे पूरा चैप्टर आपने को सिखाया गया है, वो तो नया इश्यू हो गया ना, राइट साइड में नया इश्यू होता है, राइट साइड से फ्रेश इश्यू। अरे सोचो ना, आंसर बुक में स्क्रीन पर ही है। अरे यार आपने चैप्टर सीखा है, ये भगवान, हाइट हो गई है तो हमारी, पूरा चैप्टर सीखे आप। हाँ, सिखाने का अंदाज अलग था, स्टाइल वाज डिफरेंट। क्या करेंगे, वापस बोलो। कैसे? मुझे सिक्योरिटी 10 लाख मेंटेन करनी है ना, एट द सेम टाइम ये 3 लाख पे करना है। हाँ, फ्रेश इश्यू कर देता हूं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। व्हाट कैन बी द ऑप्शन? लायबिलिटी साइड चेक करो, आंसर है सो सिंपल। क्या करना चाहिए, हम लोग उतना 3 लाख जनरल रिजर्व में से कोई दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वो अकाउंट का नाम क्या है इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैपिटल अकाउंट की होनी चाहिए। तो फिर डिबेंचर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी 10 लाख है, अभी भी 10 लाख हो गया। मैं मानता हूं जनरल रिजर्व कम हो गया, मैं मानता हूं, पर डिबेंचर होल्डर के लिए जनरल रिजर्व तो कभी सिक्योरिटी था ही नहीं। They don't have to look at the general reserve figure. हाँ, तो नहीं कर सकते, then there is no रास्ता। सपोज जनरल, तो फिर फ्रेश इश्यू एक ही रास्ता है। सपोज जनरल रिजर्व नहीं है ना, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, फिर एक ही ऑप्शन है फ्रेश इश्यू का। बट हमारे को एग्जाम व्यू पॉइंट और रियल लाइफ व्यू पॉइंट, जनरल रिजर्व होगा ही होगा। तो हम जनरल रिजर्व से बैक मैच मनी कोई नया अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नेम क्या देंगे भूल जाओ, बट जो भी नेम है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, सिमिलर टू व्हाट, कैपिटल अकाउंट होगा। चलो कुछ आपको नाम देना है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक कैपिटल अकाउंट है तो एक वर्ड तो कैपिटल ही लिख देता हूं। अरे यार दूसरा नाम बताओ, आपको पता है, CRR भूल गए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR भूल गए क्या? आप लोग नाम नहीं सुना है? CRR की कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैपिटल अकाउंट ही है। एक बार CRR बन गया, अभी क्रेडिटर को कोई, ये डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर को आपको कोई ऑब्जेक्शन है? अभी नहीं है, क्योंकि CRR की नेचर कैपिटल अकाउंट ही है। एक बार CRR आ गया ना, बाद में आज कल 10 इयर्स 20 इयर्स कभी ना कभी ये शेयर कैपिटल में ही कन्वर्ट हो सकता है, और कुछ नहीं कर सकते इसमें से। CRR कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वन पर्पस, व्हाट इज दैट? फुल्ली पेड बोनस शेयर। याद करो, CRR कैन बी यूज्ड ओनली फॉर फुल्ली पेड बोनस शेयर। सो हमारा एक काटा उठ गया,
क्रिएट सीआरआर, उठ गया ना। मैं मानता हूं जनरल रिजर्व कम हो गया, बट क्या जनरल रिजर्व देखना ही नहीं था उनको? They were not entitled, debenture holders were not entitled to look at the general reserve at all. उनको तो खाली कैपिटल अपनी देखनी है, सिक्योरिटी देखनी है। ओवर। तो दूसरा हर्डल उड़ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी कभी हम प्रीफरेंशियस प्रीमियम पर पे करते हैं, वी पे मोर मनी। क्यों? अरे भाई उनके पैसे बहुत लकी रहे हमारी कंपनी के, वी डिड वेल आफ्टर गेटिंग देयर मनी, I don't mind paying 5% extra voluntarily, or maybe terms of condition में लिखा था, so I call it a premium on redemption. Obviously वो 5% मेरी कंपनी के लिए लॉस है, तो मेरी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम ऑन प्रीफरेंशियल कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू बैंक 3,15,000। ये अभी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी हमारे वहां लॉस हो गया, ऑब्वियसली वो लॉस को भी राइट ऑफ कर देना होगा। तो कहाँ राइट ऑफ करते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को? मे बी जनरल रिजर्व, पीएनएल और एनी अदर फ्री रिजर्व, वी कॉल इट अ फ्री रिजर्व। जो रिजर्व में से डिविडेंड दे सकते हैं उसको फ्री रिजर्व बोलते हैं। सो यदि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए भी मेरे पास जनरल रिजर्व, पीएनएल, फ्री रिजर्व में प्रॉफिट होना चाहिए, अदरवाइज आई कैन गिव दिस मनी। एंड ओनली fully paid preference shares can be redeemed। मतलब क्या? सपोज मेरी बैलेंस शीट में इट वाज लाइक दिस, 30,000 प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each, 8 पेड, 2,40,000। तो मैं डायरेक्टली 240 को पे नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब बैंक का डिबेंचर होल्डर ने मनी दिया था तो उनको तो मालूम था ना कंपनी को फुल 3 लाख आने वाला है, कंपनी बंद होती है और डिबेंचर होल्डर को पैसा नहीं मिलता है, तो दिस पीपल विल हैव टू ब्रिंग मनी फ्रॉम होम, 2 rupees रिमेनिंग, एंड गिव इट टू देम। अनकॉल्ड कैपिटल कैन ऑलवेज बी कॉल्ड अप फॉर पेइंग टू डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर। तो जब मैंने देखा, मैंने मेरी लोन दिया तो मैंने सिर्फ 8 rupees नहीं देखा, मैंने तो सोचा उनका 3 लाख ही है, आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट मीन्स मुझे फ्रेश इश्यू करना है, 3 लाख का ही करना होगा, सीआरआर 3 लाख का क्रिएट करना है। सो पार्टली पेड अप प्रीफरेंस शेयर्स दिया है एग्जाम में रिडेम्पशन के लिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फुली पेड अप कर लो, देन ऑफ कोर्स रिडीम द शेयर्स। सो ये सब काटा उठ गया है। अब मुझे एज ए स्टूडेंट मेरी फाइनल ये जो जर्नल एंट्री करनी थी ना, वो एंट्री करने के पहले ये जो हर्डल उठाने के लिए जो भी रिलेवेंट एंट्री है कर देनी पड़ेगी। और यही तो आप करते थे। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपने देखा देयर वाज अ पार्टली पेड अप शेयर्स, दैट मींस आपने जर्नल एंट्री करके फुली पेड अप कर दिया। प्रॉब्लम साइलेंट है तो भी, बिकॉज अदरवाइज आई कैन पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, 30,000 शेयर्स इनटू 260,000 बीइंग प्रीफरेंस शेयर्स मेड फुली पेड अप। फिर मैंने फ्रेश इश्यू किया, ठीक है, मैंने और एक एंट्री कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम है तो मैंने सीआरआर किया, ठीक है। तो जो भी फ्री रिजर्व यूज करता हूं, जनरल रिजर्व एंड ऑल, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। फिर मुझे सब हर्डल उठ गया तो मैं फाइनल एंट्री कर देगा, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 3 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 15,000 टू बैंक 3,15,000, डायरेक्ट एंट्री। लॉन्ग कट करनी है तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 3 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 15,000 टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स 3,15,000 एंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक 3,15,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को मुझे राइट ऑफ कर देना होगा कोई भी फ्री रिजर्व में, जनरल रिजर्व, पीएनएल कहां भी, तो फ्री रिजर्व्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 15,000। अब ये टॉपिक खत्म हुआ। कुछ समझ में आया आपने लास्ट ईयर क्या पढ़ाई किया था? लगता नहीं है तुम अलग स्टाइल से पढ़ रहे थे, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है? अरे तुमको मजा नहीं आया क्या पढ़ने को? क्या मजा आया? हमने मर्सिडीज खरीदा, फालूदा आइसक्रीम खाया, पैसे लेने की लाइन में खड़े थे, पीछे वाला गया जा रहा था, आगे जाने नहीं दिया, और आपको सीआरआर का लॉजिक भी समझ में आ रहा है अभी। अच्छा एक बात बताओ, मतलब कि जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है ना, तो आप सीआरआर नहीं कर सकते हैं ना, वो तो पहले भी बोला आपको। तो फिर आपके पास एक ही चॉइस रहेगा, नहीं कर सकते। आपका जो बिजनेस लॉस है ना, वो सीआरआर में से एडजस्ट नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते. CRR कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वन पर्पस. व्हाट इज दैट पर्पस? आज नहीं तो कल उसको कैपिटल में ही कन्वर्ट करना है, बिकॉज वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैपिटल. इशू में जो इशू एक्सपेंसेस आते हैं CRR can be used only for one purpose, nowhere else. Nowhere else. No. ओवर. अच्छा सोच के बोलो, मुझे 3 लाख की प्रीफरेंस कैपिटल पे करनी है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? 1,50,000 का फ्रेश इश्यू करो एंड 1,50,000 का CRR करो. आई ओके विद दैट एज ए डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर, बैंकर? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? हमको क्या फर्क पड़ता है? 3 लाख का फुल CRR कर रहा है, हाफ CRR, हाफ. हमारा तो एक ही कंसर्न है, 3 लाख की मेरी कैपिटल की सिक्योरिटी होनी चाहिए. तो पार्टली CRR, पार्टली फ्रेश इश्यू अलाउड है. यस, बिल्कुल अलाउड है. चले आगे. अभी ये सब व्हाटएवर आई डिस्कस में नोट्स लिखा देगा, लेकिन क्योंकि अभी तुम्हारा भी थोड़ा मूड है पढ़ने के लिए, तो सेम टॉपिक इन अ स्लाइट डिफरेंट वे बायबैक ऑफ शेयर्स कर लेते हैं, वही कर लेते हैं. इन नोट्स में लिखा देगा व्हाटएवर वी डिस्कस्ड. अब मैं बायबैक ऑफ शेयर्स कर रहा हूं, सुनना मेरी बात. बायबैक ऑफ शेयर इज ऑलमोस्ट लाइक ए रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स. कंपनी की एंगल से बायबैक ऑफ शेयर मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी रिसीव्स मनी, इश्यूज शेयर्स. कंपनी की एंगल से बायबैक बोलो, कंपनी इज बाइंग बैक शेयर एंड पेइंग बैक मनी. तो ये रिडेम्पशन ही हो गया ना एक जात का. बोले वर्ड मैंने अलग यूज किया, कॉन्सेप्ट तो वही हुआ ना. कंपनी इज टेकिंग बैक द शेयर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर एंड गिविंग बैक द मनी, उसको बायबैक बोलते हैं. तो अब रिडेम्पशन में भी तो वही कर रहे थे ना, शेयर कैपिटल कैंसिल कर दिया, पैसे दे दिए. सो बायबैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं. सो सपोज सेम एग्जांपल, सब कुछ सेम एग्जांपल, ओके, सब कुछ सेम एग्जांपल, खाली एक दो फिगर में चेंज कर देता हूं. चलो एक दो फिगर चेंज कर दो, एक फिगर भी चेंज नहीं करना है. चलो ना, मुझे जो 7 लाख कैपिटल है ना, इक्विटी कैपिटल, अभी मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, सपोज प्रीफरेंस की भी कर सकता हूँ, बट वो 7 लाख में से 1 लाख के शेयर्स मुझे परचेस करके मनी वापस दे देना है. आई कॉल इट ए बायबैक. मुझे 1 लाख के इक्विटी शेयर परचेस करके उसको पैसा वापस दे देना है. तो मैं जो एंट्री करता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख टू बैंक 1 लाख. मैंने 1 लाख के इक्विटी शेयर परचेस किए, उनके पैसे वापस दे दिए. बोलो ये मैंने जो जर्नल एंट्री किया वो सही है कि गलत है? मैंने जो जर्नल एंट्री किया वो सही है कि गलत है? बोलो. मैंने 1 लाख के शेयर परचेस करके उनके पैसे वापस दे दिया, तो बोलो मेरी एंट्री सही है कि रॉन्ग है? अरे बोलो ना. 1 लाख का जो 7 लाख की जो मेरी कैपिटल है, 7 लाख की मेरी जो कैपिटल है, उसमें से मैंने 1 लाख के इक्विटी शेयर वापस कर दिए, बाय बैक. शेयर आ गए, पैसे दे दिए. तो बोलो ये एंट्री इज ऑपोजिट ऑफ इश्यू. सो राइट है कि रॉन्ग है? बोलो. 100% राइट है. एंट्री गलत नहीं है. अब प्रॉब्लम वापस वही पैदा होगा. क्या? आप क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर एंड बैंकर है, आपने 30 लाख दिया था. क्या देख के आपने 30 लाख दिया था? सिक्योरिटी देख के. बताओ आपकी सिक्योरिटी कितनी थी? 10 लाख. तो क्या आप वो पीछे वाला आदमी को आगे जाके 1 लाख पे करने देंगे? नहीं देंगे. आपको लगता है, पॉसिबिलिटी दिखती है, तो रास्ते में क्या लगा देंगे? हर्डल लगा देंगे, कांटे लगा देंगे. तो अभी मुझे क्या सिखाना है? कांटा कैसे उठाना है. बताओ क्या मेथड होगी? मैं आपको बोलता हूं, मैं 1 लाख रुपीस का फ्रेश इश्यू करता हूं, पे करके 6 लाख लेके आएगा, और मैं नया इश्यू कर देता हूं. तो अभी आर यू ओके डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर? हाँ या ना? यस. आपको क्या फर्क पड़ता है? 10 लाख तो हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. तो मतलब काटा उठ गया ना फ्रेश इश्यू से. सेम रूल आपको समझ में आया? मैंने पहले क्यों प्रीफरेंसेस रिवाइज किया? क्योंकि तो ही मैं सिखा सकता हूं ना. ओके. अच्छा, ये अभी सोच के आंसर देना कि जो मैं नया इश्यू करना चाहता हूं, कंपनी के एंगल से सोचना अभी, रादर देन डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर तो बोलेंगे कुछ भी इश्यू करो ना, मेरा क्या जाता है, इक्विटी करो, प्रीफरेंस करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बट कंपनी के एंगल से सोचना कि जो नया इश्यू करेगा वो इक्विटी का करेगा कि प्रीफरेंस का करना चाहिए. सोच के बोलना. अभी
फॉरगेट द डिबेंचर होल्डर क्या सोचते हैं। मैं 1 लाख का नया इश्यू कर रहा हूं, शुड आई इश्यू फ्रेश इक्विटी शेयर कि शुड आई इश्यू प्रीफरेंस शेयर? सोच के बोलो। इक्विटी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा पता है? अबे इक्विटी शेयर इश्यू करना था तो ये क्यों वापस दिया? तो ये क्यों वापस दिया? सेमी क्लास करना है तो व्हाट वाज द लॉजिक फॉर गिविंग बैक एंड इश्यूइंग अगेन? खर्चा लगता है ना, सी बायबैक में भी एक्सपेंस लगेगा, इन इश्यू में भी एक्सपेंस लगेगा, तो पागल है क्या खर्चा करे फॉर नो रीजन? तो इश्यू क्या करना पड़ेगा? अदर टाइम, कंपल्सरीली अदर टाइम। सो बायबैक में सबसे पहला ओनली अदर टाइप ऑफ शेयर्स अलाउड होगा, ठीक है? ओके, सपोज मुझे फ्रेश इश्यू नहीं करना है तो क्या सेकंड ऑप्शन था जो यहां भी अवेलेबल है? क्या फ्रेश इश्यू नहीं करना है तो क्या करूं? 1 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दो। कहां? यस, जनरल रिजर्व से माइनस करके सीआरआर में कर दो, इट्स ओके, वो अलाउड है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। सो सेकंड भी वही है, क्रिएट सीआरआर अलाउड है। नेक्स्ट पॉइंट, सपोज मैं कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे रहा हूं, आई कॉल इट अ प्रीमियम ऑन बायबैक, हो सकता है ना? प्रीमियम ऑन बायबैक 5000 हो सकता है ना, आई एम पेइंग एक्स्ट्रा मनी, तो मेरे को लॉस हो जाएगा। सेम रूल, दैट लॉस आई हैव टू राइट ऑफ, क्लियर? आई हैव टू राइट ऑफ दैट लॉस, ये भी सेम है एंड फर्स्ट भी सेम है। ओनली फुल्ली पेड प्रीफरेंस शेयर, अरे ओनली फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी बॉट बैक, fully paid shares only can be bought back, only fully paid shares can be bought back। तो सब रिक्वायरमेंट सेम है, only fully paid shares can be bought back, make a fresh issue, all partly CRR partly fresh issue allowed है, premium on buyback you have to write off। अब करण ना, तुम नाम क्या है? प्रत्यक्ष। करण किधर है? वो तो गया, वो गया ना। अच्छा, ये प्रत्यक्ष क्या सोच रहा है पता है? तो फिर रिडेम्पशन एंड बायबैक में डिफरेंस क्या है? क्या सोच रहा है तू? वही सोच रहा है ना? क्या बायबैक में फर्क क्या? आई नो ये जो सोच रहा है, मुझे कैसे मालूम पड़ा क्या सोच रहा है? आई टेल यू कैसे। तू अकेला नहीं है, बहुत लोग सोच रहे हैं। कितने लोग सोच रहे हैं कि बायबैक एंड रिडेम्पशन में डिफरेंस क्या? नहीं सोच रहे आप लोग, सब सोच रहे हैं, वर्चुअली सब सोच रहे हैं। देखते रिडेम्पशन एंड बायबैक में डिफरेंस क्या है। आप रिडेम्पशन ऑफ व्हाट था टॉपिक का नाम? प्रीफरेंस शेयर्स था, ये टॉपिक था। और अभी अभी क्या सीखने जा रहे हैं? बायबैक ऑफ शेयर्स। आप लोग यहां जो फिजिकली बैठे ना, सबने सोचा कि रिडेम्पशन एंड बायबैक में डिफरेंस क्या है, लेकिन जो स्वप्न है ना, उसने वो नहीं सोचा है। मैं बोलता हूं स्वप्न ने क्या सोचा है। स्वप्न ने सोचा है लेकिन कंपनी बायबैक करती ही क्यों है? स्वप्न किधर है तू? है कि नहीं है? अबे जल्दी बोल। तभी तो वो सोच रहा है, नहीं तो मुझे कैसे मालूम पड़ता था वो नहीं होता था। तो स्वप्न तू है या नहीं है? है। स्वप्न ने ये सोचा है कि हम कंपनी रिडेम्पशन करती क्यों है। क्या आप लोगों में से किसी ने ये सोचा कंपनी बायबैक सॉरी रिडेम्पशन क्या बायबैक करती ही क्यों है? बट व्हाई? आई टेल यू व्हाई, सम ऑफ द रीजन आई कैन टेल यू, एकदम ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास, प्रोमोटर के पास, ये जो 7 लाख कैपिटल है ना, उसका 40% शेयर्स था। 40% ऑफ 7 लाख कम्स 2,80,000। आई वाज गिविंग 2,80,000 आउट ऑफ 7 लाख एंड 60% पब्लिक में है। आई एम मेजोरिटी शेयर होल्डर, आई एम कंट्रोलिंग द कंपनी। क्या ऐसा हो सकता है कोई बड़ा इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर जिसके पास बहुत पैसा है, वो पब्लिक वाले सब शेयर्स खरीद ले 60% और उसके पास मेजोरिटी शेयर हो जाओ, मैं माइनॉरिटी में आ जाऊं? कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं, कोई लिमिट नहीं होती है। अच्छा फॉरेनर छोड़ो ना, बड़ा पैसे वाला इंडियन इन्वेस्टर, फॉरेनर छोड़ो ना। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता है, उसको बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। यस, इट हैपेंस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। 40% तो फिर भी हमारे पास बहुत ज्यादा है। जो फॉरेन वगैरह कंपनी है ना, उसमें प्रमोटर के पास तो हार्डली 5-7% शेयर्स रहते हैं, बाकी का पब्लिक के पास चला जाता है।
मेजर शेयर होल्डर जो कंट्रोल करता है हार्डली 10% है, तो दूसरे के पास ज्यादा है तो पब्लिक में से दे कैन कॉर्नर मोर शेयर्स, यस, तो मेरा कंट्रोल चला जाएगा। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं, कंपनी बायबैक कर लेती है शेयर्स। दैट मीन्स स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी बायबैक कर लेगी, जो भी पब्लिक को बेचना है कंपनी परचेस करते लेगी, तो बाद में हमारी कंपनी की कैपिटल तो 6 लाख ही बचेगी ना। मैंने एज ए प्रमोटर मेरा एक भी शेयर्स नहीं दिया है बायबैक में, तो मेरे पास 2,80,000 है, और जब परसेंटेज निकालो 280 डिवाइड बाय 6 लाख, कितना परसेंट हो गया मेरे पास, 280 डिवाइड बाय 6 लाख, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना हो गया, 46% हो गया ना। दैट मीन्स मेरी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इंक्रीज हो गई, और थोड़ा बायबैक करेंगे तो और इंक्रीज हो जाएगी। सो मेनी ए टाइम, सी द वेरियस रीजन, वन रीजन इज दिस कि इफ प्रमोटर वुड लाइक टू इंक्रीज हिज परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कंपनी कैन बाय बैक द शेयर। रियल लाइफ में सब इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता है ना, बहुत पैसे वाला होना है, भूल गए क्या, अरे मालूम है ना बहुत पैसे वाला होना है, और मैं हमेशा बोलता हूँ पैसे वाला होने के लिए आपके पास एक लिस्टेड कंपनी चाहिएगी, तो लिस्टेड कंपनी है तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है, मेहनत करके हमने कंपनी लगाई, पता चला पब्लिक ही लेके गई। अच्छा, हमको बिजनेस दूसरे के पैसे से करना है, तो हम अपनी 100% होल्डिंग नहीं रखेंगे, पब्लिक का ही पैसा लगेगा, कंट्रोल मैं करता हूं, पब्लिक के पैसे से कंपनी में जेट है, जेट में मैं अकेला घूमेगा, तो दैट मीन्स यू विल हैव लेस परसेंटेज, पब्लिक विल हैव मोर परसेंटेज। ऐसा ना हो जाए लेकिन हम ध्यान नहीं दिया, पब्लिक का शेयर कोई आदमी ने ले लिया, हम रह जाए। सो प्रमोटर कैन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ हिज होल्डिंग व्हेन कंपनी कैन बाय बैक द शेयर। सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे को अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बोलते हैं ना, कंपनी को अपना ईपीएस इंक्रीज करना है, कंपनी का ईपीएस कब इंक्रीज हो सकता है, प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस होता है तो ईपीएस क्या हो जाएगा, ईपीएस इंक्रीज हो जाता है तो शेयर मार्केट में प्राइस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना, याद है ना, प्राइस इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ ईपीएस, दैट कैन बी सेकंड रीजन। थर्ड रीजन ये भी हो सकता है कंपनी के पास बहुत सारा कैश है, प्रोजेक्ट नहीं है, कैश है but company has no project, where to use money, like software company like TCS, Infosys, they are cash rich company, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं है बड़ा, या तो वो डिविडेंड दे दे शेयर होल्डर को। अब डिविडेंड थोड़ा टैक्स इनएफिशिएंट है, क्योंकि डिविडेंड पर 33% जो भी आपका टैक्स सेट लगेगा। ऑन द अदर हैंड हम बायबैक करेंगे तो कैपिटल गेन हेड में जाता है, परसेंटेज कम हो जाता है टैक्स का, सो इट कैन बी अ टैक्स एफिशिएंट मेथड। So there are various reasons why we do the buyback, ये मैंने रीजन बताया, रीजन हैज नथिंग टू डू विद द बुककीपिंग एंट्री। अभी हमारा जो मेन क्वेश्चन था रिडेम्पशन एंड बायबैक में डिफरेंस क्या है, तो सुनो, सबसे पहला रिडेम्पशन वर्ड इज ओनली फॉर प्रीफरेंस शेयर्स वर्ड, कि कंपनी रिडीम्स द प्रीफरेंस शेयर्स, व्हाइल बायबैक कैन बी ऑफ इक्विटी, बायबैक कैन बी ऑफ प्रीफरेंस आल्सो। सो इक्विटी का भी बायबैक अलाउड है एंड प्रीफरेंस का भी बायबैक अलाउड है। नंबर 2, full capital, full preference capital can be redeemed. Full capital can be redeemed, but buyback is always and only for part of capital. Full capital can never be bought back by complying these rules, only part capital, never full, not allowed। कितना परसेंटेज मैक्सिमम है वो हम सीखेंगे आगे के लेक्चर में, ओनली पार्ट कैपिटल। रिगार्डिंग फ्रेश इश्यू, प्रीफरेंस शेयर्स में एनी टाइप इक्विटी और प्रीफरेंस आप फ्रेश इश्यू कर सकते हैं, यहां अदर टाइप ओनली, मतलब आपको इक्विटी बायबैक करना है तो प्रीफरेंस करना होगा, प्रीफरेंस बायबैक करना है तो इक्विटी करना होगा। वी कॉल इट अदर क्लास or other specified security, but not same class. Another very important point, security premium खुद not a free reserve, हम फ्री रिजर्व की नोट्स लिखेंगे, फ्री रिजर्व मतलब जिसमें से हम डिविडेंड दे सकते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट ए फ्री रिजर्व, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। बट सुनिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम स्पेसिफिकली सेक्शन 68 ने अलाउ कर दिया है,
कैन बी ट्रांसफर टू CRR. सो सेक्शन 60 बायबैक वाले बोलते हैं कि यू कैन क्रिएट CRR आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम. मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को स्पेसिफिकली बायबैक के लिए अलाउ किया है. आप CRR क्रिएट कर सकते हैं, या तो वो जो प्रीमियम ऑन बायबैक नाम का लॉस था ना, यू कैन राइट ऑफ टू सिक्योरिटी प्रीमियम. बट रिडेम्पशन में वो फैसिलिटी नहीं है. रिडेम्पशन के लिए ओनली फ्री रिजर्व कैन बी ट्रांसफर टू CRR और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कैन बी रिटर्न ऑफ टू सिक्योरिटी प्रीमियम ओनली. अब समझ में आया दोनों का लीगल डिफरेंस है rather than the conceptual difference. बताइए बायबैक रिडेम्पशन वर्ड किसके लिए होता है? सिर्फ एंड सिर्फ प्रीफरेंस शेयर्स. लेकिन बायबैक वर्ड किसके लिए? इक्विटी और प्रीफरेंस एनीथिंग. सेकंड, redemption can be of full capital. लेकिन बायबैक इज always and always part of the capital. फ्रेश इश्यू प्रीफरेंस शेयर्स में, रिडेम्पशन में एनी टाइप इक्विटी और प्रीफरेंस, बट बायबैक में अदर टाइप, अदर क्लास और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी. सिक्योरिटी प्रीमियम रिडेम्पशन में कैनॉट बी ट्रांसफर टू CRR, बट बायबैक कैन बी आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम. अब समझ में आया? ओके. अब जर्नल एंट्री तो मैंने आपको सिखा ही दिया है. बोलो जर्नल एंट्री क्या होगी बायबैक में, खुद ही बोलो ना. मेरा अंतिम जर्नल एंट्री लक्ष्य तो आपको पता है. इक्विटी कैपिटल और प्रीफरेंस कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू बैंक डायरेक्ट. लॉन्ग कट करना है तो कैपिटल डेबिट प्रीमियम डेबिट टू शेयरहोल्डर्स टू बैंक. वो अंतिम लक्ष्य है. लेकिन अंतिम लक्ष्य के पहुंचने के पहले क्या करना पड़ता है? हर्डल उठाने की एंट्री करनी पड़ेगी. जैसे कि इफ बायबैक भी पार्टली पेड अप वाले शेयर से तो सबसे पहला कॉल करके फुली पेड अप करो बैंक टू कैपिटल. ओके. बाद में फ्रेश इश्यू है तो बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम. CRR है तो बायबैक में वही फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम टू CRR. फिर एक्चुअल एंट्री कर दिया, फिर प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ कर देंगे. बायबैक में फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ कर देंगे. बोनस की भी एंट्री, फ्यूचर में हम CRR में से बोनस दे देंगे. शॉर्टकट एंड डायरेक्ट एंट्री करना है तो बोनस क्या होता है कंपनी के लिए? बोनस क्या होता है कंपनी के लिए? बोनस रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर देना. रिजर्व्स आर कन्वर्टेड इनटू कैपिटल. शॉर्टकट एंड डायरेक्ट एंट्री फॉर बोनस, CRR टू शेयर कैपिटल. लॉन्ग कट एंट्री, CRR टू बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल. अब समझ में आया टॉपिक क्या है? टॉपिक छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है. एंड जो लोग CA या तो कंपनी सेक्रेटरी दोनों में से करता है, उनको एक क्वेश्चन आते रहते हैं. CA CS CMA में एक क्वेश्चन आते रहता है. MBA में आई डोंट थिंक सो ये अकाउंटिंग इतना डीप में होता है. MBA इज मोर ऑफ ए मैनेजरियल कोर्स. लेकिन MBA में इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? MBA में इंपॉर्टेंट क्या होता है? कॉन्फिडेंस. आपका MBA में इंपॉर्टेंट क्या होता है? कॉन्फिडेंस. MBA में पता है आपको 2 इयर्स में कितने सब्जेक्ट स्टडी करते हैं? 2 इयर्स में रफ आइडिया है? कुछ भी रफ आइडिया? 40 सब्जेक्ट. एवरी टर्म में 10 सब्जेक्ट रफली. किधर 9 है किधर 11 है, बट एवरेज 10 सब्जेक्ट पर टर्म. अभी जब सोचो, एक टर्म 3.5 मंथ की होती है हार्डली, 4 मंथ मैक्सिमम. आई डोंट थिंक सो 4 मंथ से ज्यादा होता है क्या एक टर्म? हमारी टर्म अभी ये नवंबर में स्टार्ट हुई ना, नवंबर 15 से मार्च 15 कर लो. कितना टर्म हुआ? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 4 मंथ. 4 मंथ में 40 सब्जेक्ट का 10 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं कोई? 10 सब्जेक्ट. तो MBA में सब ऊपर सुपरफिशियल स्टडी है, नॉट ए डीप स्टडी. हमारी डीप स्टडी है, उससे CA डीप स्टडी है. तो फिर MBA की वैल्यू क्यों है? क्योंकि आप में से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं वो लोग. स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बहुत काम दे देते हैं. सो कॉन्फिडेंस इज बिल्ड अप. बाकी सब्जेक्ट नॉलेज इतना डीप बिल्ड नहीं होता है. क्या डीप बिल्ड होगा? टाइम ही नहीं है तो कैसे बिल्ड होगा? बट कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. एंड कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस है देन द सब्जेक्ट मैटर. ऑलराइट. तो आई होप आप लोगों को पढ़ने का मजा आया कि नहीं? ये चैप्टर किसको मजा आया? कौन था मेरे साथ?